Hello everybody. So welcome to my YouTube channel. So in today's session, I will discuss solubility and solubility product, relationship between solubility and solubility product. So ionic equilibrium chapters. Next topic is solubility and solubility product. So this is very important topic for NEET, JEE class 11th students as well as BSc second semester students, whether CBCS और जेनरिक. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर का. आप जो भी एग्जाम देंगे, चाहे आप नीट ले लीजिए, आईआईटी जेईई ले लीजिए, बीएससी स्टूडेंट हैं, क्लास 11th के स्टूडेंट्स हैं, तो सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो इसके पहले आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम पीएच पढ़ चुके हैं, बफर सॉल्यूशंस पढ़ चुके हैं, कॉमन आयन इफेक्ट को डिस्कस किया है. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम लोग जो लर्न करेंगे पढ़ेंगे वो है सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. इनका थ्योरी कॉन्सेप्ट देखेंगे, कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, न्यूमेरिकल का अप्रोच क्या होगा, फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे. ठीक है, सो गेट रेडी, पेन कॉपी लेके तैयार हो जाइए नोट बनाने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर, सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. ठीक है, सो ओके, चलिए फर्स्ट टर्म इसमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट. इसको पहले समझना है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है. तो इसके लिए हमें एक टर्म समझना होगा. पहले इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्यूशन में पता है कि सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर. मतलब कि आप एक गिलास पानी लीजिए, ठीक है, इसमें थोड़ा नमक डालिए, चेक करिए, स्टेयर करिए, वो डिजॉल्व हो गया, हमें नमक दिखाई नहीं देता है, तो सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर. ठीक है, so if to a given amount of solvent at a particular temperature a solid is added gradually in increasing amounts, a stage is reached when some of the solute remains undissolved no matter how long we wait or how vigorously we stir. ठीक है, जैसे आप एक गिलास पानी लीजिए, उसमें थोड़ा नमक डालिए या चीनी डालिए, ठीक है, ग्लूकॉन डी भी डाल सकते हैं, उसको सेक करिए, डिजॉल्व हो जाएगा, फिर थोड़ा और डालिए, सेक करिए, डिजॉल्व हो जाएगा, फिर थोड़ा और ऐड करिए. चलिए मान लेते हैं इस बार भी सेक किया आपने, डिजॉल्व हो गया. एक ऐसा स्टेज आपको मिलेगा जब उसमें आप अमाउंट थोड़ा भी और डालेंगे तो वो डिजॉल्व नहीं होगा. ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पे लिखा है, स्टेज इज रीच्ड व्हेन सम ऑफ द सॉल्यूट रिमेन्स अनडिजॉल्व नो मैटर हाउ लॉन्ग वी वेट और हाउ विग्रोसली वी स्टीयर. कितना भी आप उसको सेक करिए, स्टीयर करिए, वो डिजॉल्व नहीं होता है. ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सो दिस सॉल्यूशन इज नोन एज सैचुरेटेड. सैचुरेटेड को हिंदी बोलते हैं संतृप्त. मतलब एकदम आप खा पी के एकदम, ठीक है, कुछ भी इच्छा नहीं होती है खाने की, उसको बोलते हैं संतृप्त. कुछ भी आप थोड़ा भी अगर एक दाना भी डालेंगे तो वो सॉल्यूट जाके नीचे बैठ जाएगा. ठीक है, अब उसको डिजॉल्व करने के लिए हमें दो काम करना पड़ेगा. या तो हम वॉल्यूम बढ़ा दें, जैसे वो मान लीजिए कि हमने एक सॉल्यूशन लिया है, वाटर लिया है, इसमें नमक डाला, तो नमक आप जब ऐड करेंगे सॉल्यूट, तो ये नीचे आके क्या होगा, एग्रीगेट होने लगेगा, नीचे आके सेटल डाउन होगा, बैठने लगेगा, डिजॉल्व नहीं होगा. इसको अगर हम सेक करेंगे तो भी ये डिजॉल्व नहीं होता है. ठीक है, अब इसको डिजॉल्व करने के लिए या तो आप इसमें और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, मतलब पानी डाल दीजिए, या फिर इसको गर्म करिए. जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये जो अनडिजॉल्व था वो डिजॉल्व हो जाएगा, फिर जिसको हम ठंडा करेंगे वो फिर नीचे आके सेटल डाउन हो जाएगा. ठीक है ना, मतलब एक डिजॉल्व और अनडिजॉल्व के बीच में इक्विलिब्रियम बन जाता है. ठीक है, तो जब डिजॉल्व और अनडिजॉल्व के बीच में इक्विलिब्रियम बनेगा, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ठीक है, कि जब तक इक्विलिब्रियम हमें नहीं मिलेगा तब तक वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है. ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें एक इक्विलिब्रियम बनेगा. ये जो अनडिजॉल्व पोर्शन था नीचे जो बैठा हुआ है, ये जब हम इसको गर्म करेंगे तो वो डिजॉल्व हो जाएगा, फिर आप उसको ठंडा करेंगे उस टेम्परेचर तक तो नीचे आके सेटल डाउन बैठ जाएगा. ठीक है, एक इक्विलिब्रियम बन जाता है डिजॉल्व और अनडिजॉल्व के बीच में. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन. So thus in a saturated solution there exists a dynamic equilibrium between excess of solid and the ions furnished by that part of the solid which is dissolved in solution. इसी को मैंने सीधा सीधा कहा कि डिजॉल्व और अनडिजॉल्व के बीच में एक इक्विलिब्रियम बनेगा. जब इक्विलिब्रियम आएगा तभी हम उसको सैचुरेटेड सॉल्यूशन
बोलेंगे। ठीक है, सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब है कि आप एक गिलास पानी लीजिए, थोड़ा नमक लीजिए, ठीक है, डिजॉल्व करते जाइए, सेक करते जाइए, घुल जाएगा, थोड़ा और डाला, सेक किया, घुल जाएगा, थोड़ा और डाला, सेक किया, चलिए मान लेते हैं घुल गया। उसके बाद आप ऐसा स्टेज आएगा कि जब आप थोड़ा भी अगर नमक डालेंगे उसमें या इवन चीनी डालेंगे शुगर, तो वो नीचे बैठना शुरू करेगा। आप उसको स्टीयर करेंगे कितना भी, वो डिजॉल्व नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सो thus in a saturated solution of an electrolyte two equilibria exist and can be represented as, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि A भी सॉलिड है, ये हो गया सॉलिड, इसको जब हमने एक्वस में डाला तो ये क्या हो गया, डिजॉल्व हो गया, बट अभी भी ये अनआयोनाइज्ड है। ठीक है, और अब ये आयोनाइज्ड होगा तो क्या हमें देगा, कैटायन और एनायन। ठीक है, तो ये आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। तो दो इक्विलिब्रियम कहाँ पे बन गया, डिजॉल्व और अनडिजॉल्व के बीच में एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम बनेगा। इक्विलिब्रियम तो ऐसे भी डायनेमिक होता है, ठीक है ना। सो बिटवीन एक्सेस जो नीचे आके बैठा है और जो आपका सॉल्यूशन में डिजॉल्व है, ठीक है, इसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू इक्विलिब्रिया एक्सिस्ट। ठीक है, तो किसके किसके बीच में, तो वही आपको यहाँ पे दिखा है कि एक सॉलिड और एक मतलब डिजॉल्व और अनडिजॉल्व के बीच में, ये अनडिजॉल्व वाला हो गया, ये डिजॉल्व वाला हो गया, ठीक ना। अब जब डिजॉल्व हो गया तो ये इसमें टूटेगा, तो ये क्या बनाएगा, आयंस, कैटायन और एनायन में डिसोसिएट हो जाएगा, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। ठीक है, क्लियर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि यहाँ सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की जब बात करेंगे तो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ही लेना है। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ मास एक्शन हम पढ़ चुके हैं, तो इस इक्वेशन पे लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम लगाएं यहाँ पे नीचे में, ठीक है, तो बोलिए लॉ ऑफ मास एक्शन अगर हम यहाँ लिखेंगे तो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन यहां से लिखते हैं, चलिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, बोलिए क्या लिखे, लॉ ऑफ मास एक्शन, बोलिए क्या लिखेंगे, सो नो डाउट K इक्वल टू प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट इनटू एक्टिव मास ऑफ दिस वन डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, ये है ना। ठीक है, सो अप्लाइंग लॉ ऑफ मास एक्शन टू दिस इक्विलिब्रियम वी कैन राइट, सो डिसोसिएशन कांस्टेंट K इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है, ये आपका है, यहां में आ गया, इनटू B माइनस एनायन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस इक्विलिब्रियम पे लॉ ऑफ मास एक्शन लगा, जैसे ऑस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ पढ़ा था, तो इसका हम यहाँ पे K लिख सकते हैं, A इंटू B डिवाइडेड बाय AB। क्लियर। ठीक है, सिंस द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, ये क्या है, सैचुरेटेड है, तो कंसंट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज कांस्टेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। पार्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, क्योंकि हमने पता है कि वो जो अमाउंट होता है वो नीचे आके जो अनडिजॉल्व होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए वो फिक्स होता है, लेकिन बस टेम्परेचर इज कांस्टेंट, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर। तो since the solution is saturated, या for saturated solution the concentration of unionized molecules of the electrolyte is constant at a particular temperature। ठीक है, इसलिए सॉल्यूशन को चाहे हम बनाएं चाहे आप बनाएं, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो अमाउंट जो नीचे जाके बैठेगा, या 100 ml जैसे सपोज मान लेते हैं हम वाटर लेते हैं, तो उसमें कितना मैक्सिमम हम डिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए वो अमाउंट जनरली फिक्स होता है, इसलिए यहाँ में क्या है कि AB कंसंट्रेशन ऑफ AB इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इसको K डैश मान लिया कि ये कांस्टेंट होता है, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। सो हेंस A प्लस B माइनस इक्वल टू K इंटू AB, ये कहां से आ गया, ये वाला है कि यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो K कांस्टेंट है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, AB भी हमारा कांस्टेंट है, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट इज अनदर कांस्टेंट, तो K इंटू AB that is constant into constant is another constant, और इसी को बोलते हैं solubility product। SP is known as solubility product।
ठीक है। सो KSP इज टर्म्ड एज द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में आप जाइए, याद करिए आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमने पढ़ा था। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में क्या होता है कि हमने वहां में क्या लिखा था, बोलिए वहां में क्या लिखते हैं, H आयन। वाटर में क्या होते हैं, H आयन प्लस OH आयन, ठीक है। तो ये वाटर जब टूटेगा तो हमें ये देगा H आयन इंटू OH आयन। वहां में भी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K लिखते हैं, तो ये लिखते थे H आयन इंटू OH आयन डिवाइडेड बाय वाटर। सिंस वाटर के कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मानते थे, तो इसको जब दोनों को मल्टीप्लाई करते थे इसी को लिखते थे KW, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है ना। उसी तरह यहाँ भी है कि जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो उसका जो अमाउंट होता है जनरली एक्टिव मास AB इंटू B जो यहाँ लिखा है वो कांस्टेंट होगा। सो और K उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट, सो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय अनदर कांस्टेंट इज कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो हमें आयंस की बात थी वाटर के लिए, तो आयनिक प्रोडक्ट KW लिखा। यहाँ में किसकी बात है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को आप डिफाइन कर दीजिए। So KSP solubility product is defined as, so it is defined as the product of the concentration of ions, the product of the concentration of ions in a saturated solution of an electrolyte. Saturated solution is important कि जब तक solution saturated नहीं होगा तब तक हम solubility product को define नहीं कर सकते, ठीक है। So solubility product is simply defined as the product of the concentration of ions in a saturated solution of an electrolyte. Condition क्या है, at a given temperature, क्योंकि temperature change होगा तो solubility भी change हो जाता है according to Lechitier principle, ठीक है। तो वो अलग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। So it is constant at a given temperature. So what do you mean by solubility product? Solubility product means कि पहला चीज क्या कंडीशन है कि solution should be या must be saturated. Saturated solution में जो ions का concentration होगा उसको हम product multiply कर देंगे तो मिल जाएगा हमें solubility product. Clear? चलिए electrolytes of the type कैसे लिखेंगे उसके लिए, A B। तो A B यहाँ से क्या होगा, टूटेगा आपको, ये क्या देगा, कैटायन और एनायन, नो प्रॉब्लम। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम लिखेंगे तो क्या आएगा, A प्लस प्लस A प्लस इंटू B माइनस, ठीक है। जैसे चलिए कोई भी आयंस ले लीजिए आप, यहाँ पे कोई भी एग्जांपल, ठीक है, कोई भी ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए AgCl है, AgCl जब ये डिकम्पोज होगा, डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, सिल्वर आयन प्लस ये देगा। इसका अगर हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, और ये कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस, ये ना, ठीक है। तो AB टाइप का 1:1 यूनिवैलेंट कर सकते हैं आप। तो इसमें क्या है कि एक कैटायन और एक एनायन दोनों पे चार्ज सेम है, ठीक है। उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए अगर ये मान लीजिए आपसे कहा जाए कि लेड सल्फेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप क्या लिखेंगे, बोलिए, लेड सल्फेट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या लिखेंगे। तो अब ये डिसोसिएट होगा तो हमें क्या देगा वो सोचिए पहले। तो लेड इस पे कितना होता है, +2। यहां से जब ये डिसोसिएट होगा लेड का, ठीक है, तो लेड यहां से डिसोसिएट होगा तो हमें क्या देगा, ये हमें क्या देगा, लेड 2 प्लस प्लस सल्फेट पे 2 माइनस। तो इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हम क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ Pb2 प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, बोलिए, सल्फेट 2 माइनस, ठीक है। तो किसी AB टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स है तो हम एक कैटायन और एक एनायन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। क्लियर, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए सेकेंड केस मान लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द टाइप AB2।
मतलब Ab2 का मतलब क्या आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि एक हमें क्या देगा 2 प्लस और एक क्या आएगा 2b माइनस, ठीक है ना। एक हमें 2b माइनस देगा और एक हमें क्या देगा 2 प्लस। एक आयन होगा जो डाईवैलेंट होगा जिसपे क्या है +2 चार्ज है, और एक क्या होगा यूनिवैलेंट होगा जिसपे -1 चार्ज है। अब इसका हम जब सॉल्वेटिव प्रोडक्ट लिखेंगे तो क्या आएगा A2 प्रोडक्ट मतलब A2 के पावर, ठीक है, और ये B के पावर -2, ठीक है। जैसे चलिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एग्जांपल बोलिए कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम बताइए जो AB2 टाइप का है। चलिए जैसे PbCl2, चलिए जब आपको डिसोसिएट होगा तो क्या देगा बोल दीजिए, लिख लीजिए, ये हो गया +2Cl माइनस। अब इसका सॉल्वेटिव प्रोडक्ट बोलिए क्या होगा, लिख दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ 2 प्लस इंटू Cl माइनस इसका पावर 2, ठीक है ना। उसी तरह मान लीजिए आपको, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम फ्लोराइड। चलिए आयनाइज होगा तो क्या देगा, लिख दीजिए, बोलिए कैल्शियम फ्लोराइड। तो नो डाउट कैल्शियम पे कितना चार्ज होता है 2 प्लस प्लस, फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है -1। इसका सॉल्वेटिव प्रोडक्ट हम क्या लिखेंगे, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट इक्वल टू, लिख दीजिए, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू दिया रहेगा, जस्ट रख के हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ मास सेक्शन में हम पढ़ते हैं कि वो उसका पावर में जाएगा, तो यहाँ में 2 है इसलिए पावर 2 आया, यहाँ में पावर क्या है 1 है, ठीक है, इसलिए पावर 1 है। क्लियर। तो अगर Ab2 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स है तो इसमें क्या होगा कि एक हमें डाईवैलेंट आयन देगा और एक हमें ऐसा आयन होगा जो मोनोवैलेंट होगा। तो हम उसका सॉल्वेटिव प्रोडक्ट लिखने के लिए क्या करेंगे, तो ये आपका फॉर्मूला टाइप हो गया। क्लियर, ठीक है। सो PbCl2 CaF2 CaCl2 लाइक दैट, इस तरह का जो देगा उसका हम सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे याद रखिए वो रेज टू पावर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। क्लियर, ठीक है, आगे बढ़े, बढ़िए, ठीक है। चलिए सेम चीज इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द टाइप Ab3। अब Ab3 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स आएगा तो नो प्रॉब्लम, अब तो लिख देंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, एक हमें ऐसा है जो ट्राईवैलेंट है और एक ऐसा है जो मोनोवैलेंट है, इसका सॉल्वेटिव प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, नो प्रॉब्लम, अभी जैसे लिखा, जितना वहां में 2 था तो पावर 2 किया, यहाँ में पावर मतलब 3 है तो पावर 3 कर देंगे। जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH का होल 3, तो ये में क्या देगा, एक आयरन देगा और क्या देगा 3OH माइनस देगा। तो सॉल्वेंटिव प्रोडक्ट ये एक्चुअली ये आपको लिखना चाहिए था, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। उसी तरह एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, नो प्रॉब्लम, एल्युमिनियम हमेशा ट्राईवैलेंट होता है, ये हम क्लास अर्ली क्लास से जानते हैं, लिख दिया, ठीक है। सो Ab3 टाइप का होगा तो 3 मतलब एक ऐसा आयन होगा जो ट्राईवैलेंट होगा, एक ऐसा आयन होगा जो मोनोवैलेंट होगा, तो ऑब्वियसली बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 आएगा, तो हम भी यहाँ पावर 3 लगा देंगे, 2 होगा तो पावर 2 लगा देंगे, यूनिवैलेंट है तो कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्लियर, चलिए उसी तरह मान लीजिए A2B3 टाइप का है ये, तो अब यहाँ पे देखने से क्या पता चला, देखिए A2B3 है मतलब एक A क्या है, इसका नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है 2, इसलिए हमने क्या लिख दिया 2, ठीक है ना, और पावर क्या है उसका 3, यहाँ में कितना है 3 इंटू बी माइनस, सर यहाँ 2 होगा 2 माइनस, ठीक है, तो यहाँ में आ गया 2 माइनस। चलिए इसका सॉल्वेटिव प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, तो A3 है, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 2, इसका पावर आ गया 2, यहाँ में क्या है B, इसका -2 है, इसका पावर आ गया 3, फॉर एग्जाम्पल AS2S3, बोलिए आर्सेनिक कितना है, आर्सेनिक कितना है 2 पावर 3, ये हो गया 3 इंटू S2 माइनस, सॉल्वेटिव प्रोडक्ट लिख दिया,
ठीक है, क्लियर। तो अगर AB3 टाइप का है तो भी हमें वही काम करना है, ठीक है। A2B3 टाइप का है तो जितने नंबर ऑफ मोल्स है रेज टू पावर, क्लियर, बोलिए, ठीक है, समझ में आया। चलिए समझ में आया तो फिर आप इसका लिख दीजिए, एल्युमिनियम सल्फेट का क्या लिखेंगे, बोल दीजिए, लिख दीजिए इसका सॉल्वेटिव प्रोडक्ट के लिए क्या लिखेंगे एक्सप्रेशन। तो नो प्रॉब्लम, टाइप देखिए, टाइप क्या है, A2B3, A2B3, एल्युमिनियम कितना है, तो ट्वाइस लिखा हुआ है, सल्फेट कितना है, होल थ्राइस। तो ऑब्वियसली इसका सॉल्वेटिव प्रोडक्ट अब हम आंख बंद करके लिख सकते हैं, नो डाउट, एल्युमिनियम 3, इसका पावर 3 और इसका स्क्वायर 2, ठीक है। एल्युमिनियम का पावर क्या हो जाएगा, बोलिए, एल्युमिनियम कितना दिखाई दे रहा है हमें, 2 है ना, तो एल्युमिनियम हमें क्या लिखेंगे, बोलिए, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू एल्युमिनियम के पावर 3 प्लस का होल स्क्वायर इंटू सल्फेट -2 का पावर 3, ठीक ना। तो आगे न्यूमेरिकल में आपको ये वैल्यू दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, हम रख के सॉल्व करेंगे सॉल्वेटिव, ठीक है, क्लियर। तो जो टाइप का होगा, AB टाइप का है तो सीधा सीधा A इंटू बी, AB2 टाइप का है तो 2 आएगा तो उसके पावर 2 लगाएंगे, AB3 टाइप का है तो उसका 3 आएगा तो उसके पावर 3 लगाएंगे, A2B3 टाइप का है तो 2 है तो उसका पावर 2, 3 है तो उसका पावर 3, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ में डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड आयनिक प्रोडक्ट, देखिए नाम आ गया, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमने पीछे पढ़ा था वहां से, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या है, इट इज एप्लीकेबल टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ओनली। जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो दिमाग में एक ही चीज आएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अगर वो सैचुरेटेड नहीं है तब हम आयन का प्रोडक्ट्स लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस लेंगे, उसका प्रोडक्ट लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। सो इट इज एप्लीकेबल टू सॉल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन एक्सेप्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात आएगी तो उसको हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोलेंगे। जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन छोड़ के एट एनी अदर कंसंट्रेशन की बात करेंगे तब वो आयनिक प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेकंड डिफरेंस क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इट्स वैल्यू, मतलब वैल्यू ऑफ सॉल्वेटिव प्रोडक्ट इज कांस्टेंट फॉर दैट इलेक्ट्रोलाइट्स, उस इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सॉल्वेटिव प्रोडक्ट की वैल्यू कांस्टेंट होता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, ठीक है। its value is not constant and varies with change in concentration of ions, the value of ionic products is not constant and varies with change in concentration of ions, obviously, ठीक है, राइट। चलिए थर्ड डिफरेंस क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स ईच कंसंट्रेशन रेज्ड टू द पावर ऑफ द कोएफिशिएंट इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बट किसके लिए, इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो लिखते कैसे हैं वो चीज यहाँ पे, तो लिखने के लिए वही क्या करते थे, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, जो नंबर आएगा वो कहाँ में जाएगा, रेज टू पावर, ठीक है। ऑब्वियसली ये भी क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, नो प्रॉब्लम, ईच concentration raised to the power equal to number of times each ion occurs in the equation of solution at any concentration। तो लिखने का तरीका यहाँ भी सेम है, बस अंतर यही है, the only difference is that कि सॉल्वेटिव प्रोडक्ट हम की जब बात करते हैं तो उसके लिए क्या आ जाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ जाएगा, ये चीज यहाँ से फिक्स हो जाएगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन को छोड़ के अगर हम और कोई कंसंट्रेशन पे लेंगे तो उसी को हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड है, AgCl है, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है, PbCl2 है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं है तो कंसंट्रेशन ऑफ लेड +2 इंटू Cl -2 के पावर 2, ये जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे आयनिक प्रोडक्ट। बट वही अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आ गया तो उसको बोलेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। सो
इन ए नटसेल सॉल्वेटिव प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैंने आपको पहले ही बोला कि जब भी सॉल्युबिलिटी वर्ड आएगा तो हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ही कंसीडर करना है, दिमाग में तुरंत सैचुरेटेड सॉल्यूशन लाना है। ठीक है, आयनिक प्रोडक्ट क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, तो एट एनी गिवन कंसंट्रेशन एक्सेप्ट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यहाँ में क्या है, सेकेंड टेम्परेचर का वेरिएशन देखिए अगर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे सॉल्वेटिव प्रोडक्ट जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, बट आयनिक प्रोडक्ट ऐसा नहीं है, इट्स वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट एंड वेरीज विद चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। जब चेंज करेंगे तो वो वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका एक्सप्रेशन लिखने के लिए, तो यहाँ भी क्या है रेज टू पावर, बट किसके लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए। यहाँ भी ऑलमोस्ट सेम लिखने का तरीका वही है, बट ये अंतर ये है कि इसमें सैचुरेटेड नहीं होगा। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। सॉल्युबिलिटी इट इज एप्लीकेबल टू ऑल सॉल्यूट्स, बट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करते हैं इट इज सिग्निफिकेंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स आएगा तब हम उसकी सॉल्युबिलिटी कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने सिल्वर क्लोराइड लिया, जैसे सपोज AgCl लिया, तो जब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, Ag प्लस इंटू Cl माइनस, यही बोलेंगे ना कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, AgCl के लिए अगर हम मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पे AgCl के लिए, तो ये क्या आएगा Ag प्लस प्लस Cl माइनस। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर हम लेते हैं यहाँ से, ठीक है, तो बोलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, AgCl का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर हम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस, ये लिखेंगे ना। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये किसके लिए हम रेफर कर रहे हैं, दिस फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स AgCl। बट सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो इट इज एप्लीकेबल टू सॉलिड्स, मतलब इसमें कितना सिल्वर है कितना क्लोराइड है, इनके सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, इट्स वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट, कैन बी डिक्रीज बाय एडिशन ऑफ कॉमन आयन। ठीक है ना, बट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट्स वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट्स एज डिस्कस अर्लियर। कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, टेम्परेचर अगर फिक्स है तो वो आपका फिक्स होगा उस पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। इट इज एबिलिटी फॉर ए गिवन सब्सटेंस solid to dissolve in a particular amount of solvent. So solubility is defined as the maximum amount that can be dissolved in a particular amount of solvent at a particular temperature. ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए हम जितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हैं दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या था, तो प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस of electrolytes in a saturated solution। जो नंबर ऑफ कोएफिशिएंट्स होंगे वो कहाँ में जाएगा, पावर। ठीक है, सो आई होप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको क्लियर है। पीछे आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दोनों में डिफरेंस देखा, यहाँ में सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये दोनों टर्म अलग अलग हैं। क्लियर, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्राइटेरिया ऑफ प्रेसिपिटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स। कोई इलेक्ट्रोलाइट्स कब प्रेसिपिटेट करेगा, प्रेसिपिटेट हम प्रैक्टिकल में करते हैं ना, कि जैसे आपने सिल्वर नाइट्रेट लिया, सिल्वर क्लोराइड लिया, मान लीजिए पोटेशियम नाइट्रेट डाला, ठीक है ना, तो सिल्वर नाइट्रेट का या पोटेशियम क्लोराइड लिया, सिल्वर नाइट्रेट किया से AgCl का जस्ट आपको ऐड करते हैं, आयनिक रिएक्शन प्रेसिपिटेट हमको मिलता है। तो उसकी कंडीशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है, फिर इसमें कहते हैं फर्स्ट व्हेन KIP, IP मतलब आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, इज लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, then solution is unsaturated in which more solute can be dissolved। तो जो आपको फर्स्ट केस बोला कि आप पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए 100 ml 200 ml, उसमें एक चम्मच नमक डालिए, 1 टीस्पून साल्ट डालिए, सेक करिए, वो घुल जाएगा, फिर एक चम्मच और डालेंगे वो भी घुल जाएगा, मतलब वो अभी अनसैचुरेटेड है, उसकी भूख अभी खत्म नहीं हुई है, वो और डिजोल्व करेगा। ठीक है, so when KIP ionic product is less than solubility product, आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू ज्यादा है, तब हम सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे,
अनसैचुरेटेड, जो सॉल्यूशन आएगा वो हमारा अनसैचुरेटेड का आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन अनसैचुरेटेड है, उसकी कंडीशन क्या है, आयनिक प्रोडक्ट लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। चलिए सेकेंड केस मान लिया, आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, देन सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि यू कैन नॉट ऐड मोर सॉल्यूट इन दैट पार्टिकुलर सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, यही ना। ठीक है, तो अगर आयनिक प्रोडक्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बराबर हो गया तो सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए थर्ड केस, व्हेन आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तीन ही केस होगा ना मैथमेटिकली, या तो कम या तो ज्यादा या बराबर। तो चलिए जब आयनिक प्रोडक्ट कम था तो हमने क्या बोला, सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड है, मतलब और अमाउंट उसमें डिजॉल्व होगा। ठीक है, डिजॉल्व करते जाइए, सेक करते जाइए। ठीक है, एक ऐसा कंडीशन आएगा जहां में दोनों बराबर हो गया, मतलब आयनिक प्रोडक्ट इक्वल टू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तब वो सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि विद इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व। अब उसमें हम और सॉल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड केस आ गया, व्हेन आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, then solution is super saturated and precipitation takes place. Okay, so when the ionic product exceeds the solubility product, the equilibrium shift towards left hand side, that is increasing the concentration of undissociated molecules of the electrolytes. ठीक है, तो इसलिए वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो होगा वो बैक जाएगा। इक्विलिब्रियम का मतलब जो पीछे लिखा था कि दो तरह का इक्विलिब्रियम आपको यहाँ पे मिलता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कहानी क्या थी, ए बी, ये क्या था, ए बी बोलिए अनआयोनाइज लेकिन डिजॉल्व, ये क्या था, डिजॉल्व। और फिर ये टूटता था तो ये हमें ए प्लस प्लस बी माइनस देता था। तो आयनिक प्रोडक्ट का मतलब क्या था कि इनका कंसंट्रेशन ना जब ज्यादा हो गया, तो जब इनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो हमने लिचिटी प्रिंसिपल भी पढ़ा है कि जब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, बैकवर्ड। जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, फॉरवर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है व्हेन द आयनिक प्रोडक्ट exceeds the solubility product, the equilibrium shifts towards left hand side, that is increasing the concentration of undissociated molecules of electrolytes। ठीक है, तो जो ये अनडिसोसिएटेड था, है ना, उस इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा। मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर जाता है, बैकवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड साइड, दैट इज टुवर्ड्स प्रोडक्ट राइट हैंड साइड, लिचिटी प्रिंसिपल। ठीक है, इसलिए कंडीशन क्या हो गई, दस फॉर प्रेसिपिटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंडीशन क्या थी, फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट्स इट इज नेसेसरी दैट द आयनिक प्रोडक्ट, बोलिए आयनिक प्रोडक्ट मस्ट exceeds its solubility product. The value of ionic product should be greater than solubility product. ठीक है, तो तीन कंडीशन हमको यहाँ से मिला कि अगर आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से कम है तो सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेटेड। ठीक है ना, तो वो सैचुरेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड होने की कंडीशन क्या थी, आयनिक प्रोडक्ट शुड बी लेस देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सैचुरेटेड होने की कंडीशन क्या थी, दोनों बराबर। और प्रेसिपिटेशन की कंडीशन क्या है, आयनिक प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्लियर, या आपको प्रेसिपिटेट तभी मिलेगा जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू उसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, जब हम प्रैक्टिकल करते हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस निकालते हैं, टेस्ट करते हैं एसिड बेसिक रेडिकल्स का, तो वहां में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोनों में, रिलेशन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का रिलेशन निकालना है हमें।
ठीक है। तो चलिए रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। Equilibrium for a saturated solution of an springly soluble salt may be expressed as, मैंने इसको इन जनरल मान लिया ax by, इसमें x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a, तो इसको x a y प्लस y b टू द पावर x माइनस, ठीक है। तो x और y क्या है, उनके रिस्पेक्टिव नंबर्स हैं, ठीक है ना। चलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जैसे पीछे लिखा था, तो क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे कहाँ में आएंगे, पावर में आएंगे, पीछे डिस्कस किया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। यहाँ तक आंख बंद करके लिख दिए। नाउ लेट S, कैपिटल S, दिस इज द सॉल्युबिलिटी मोल पर लीटर बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट, देन अब हम यहाँ से इसको क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या है, 1 पर मोल लीटर है, मतलब 1 लीटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिजोल्व हैं, ठीक है ना। तो ये जो S सॉल्युबिलिटी यहाँ पे लिखा ना, ये जो S वैल्यू आपको यहाँ लिखा हुआ है, ये किसके लिए है, सिर्फ एक आयंस के लिए ये वैल्यू है, बट यहाँ कितने आयंस हैं, दैट इज X, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, X इंटू S। उसी तरह ये वैल्यू कितना हो गया, Y इंटू S, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रखेंगे, तो इसकी वैल्यू ये हो गया x इंटू एस, और जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो कहाँ में आएंगे, पावर में आएंगे, क्लियर। इसी तरह इनकी वैल्यू कितनी होगी, y s, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे कहाँ में आएंगे, पावर में आएंगे। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो बोलिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं a b टू द पावर m, तो यहाँ में आ जाता है a टू द पावर m b टू द पावर m। इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अगर लिख दिया तो ये हो गया x टू द पावर x, ठीक है, ये हो गया s टू द पावर, बोलिए s टू द पावर x, ठीक है, s टू द पावर x इक्वल टू इंटू y के पावर y और फिर वही s टू द पावर y, ठीक है ना। इसलिए यहाँ से दोनों को स्प्लिट कर दिया इज यूजिंग दिस फॉर्मूला। देखिए x टू द पावर x तो एज इट इज ही रहेगा, y टू द पावर y एज इट इज रहेगा, ये कैसे लिख दिया, तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, बोलिए ये फॉर्मूला क्या है, a टू द पावर m प्लस n, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आता है s टू द पावर x s टू द पावर y, तो हमको क्या लिख देंगे s टू द पावर x प्लस y, ठीक है। तो ये हमें मिल गया रिलेशन किसके बीच, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के बीच का रिलेशन, क्लियर। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए हमने जनरल मान लिया ax by, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इसी को मैंने पीछे शॉर्ट में लिखा था कि a b अगर लेंगे हम तो ये हमें क्या देगा, a b डिसोसिएटेड, और फिर ये टूटेगा तो a प्लस प्लस b माइनस, यहाँ से सॉल्युबिलिटी लिखते थे तो a इंटू b, इसी को जनरल मान लिया तो ax b y, तो ये x a टू द पावर y प्लस प्लस y b टू द पावर x माइनस, नो प्रॉब्लम। सॉल्युबिलिटी लिख दीजिए, तो आई थिंक यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब हम मान लेते हैं कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है, s मोल पर लीटर, तो रख दीजिए, तो यहाँ में कितने मोल है, x मोल है, तो x इंटू एस हो गया, इसके कितने मोल्स हैं y, तो ये हो गया y इंटू एस। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के एस पी, तो x टू द x s टू द पावर x, क्यों, क्योंकि जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो पावर, यहाँ भी जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो पावर, रख दिया, एंड यूजिंग द फॉर्मूला, तो ये हमें मिल गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन, ठीक है। अब आपको सॉल्युबिलिटी देगा तो क्या पूछेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया रहेगा तो क्या पूछेगा, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अगर हमें सॉल्युबिलिटी निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, बोलिए कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हमें सॉल्युबिलिटी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे,
चलिए कैसे निकालेंगे, तो नो प्रॉब्लम। देखिए हमें अगर मान लीजिए यहाँ से सॉल्युबिलिटी निकालना है ना, तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के एस पी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर एक्स वाई टू द पावर वाई और इस होल का पावर बोलिए 1 बाई एक्स प्लस वाई। क्लियर, ठीक है। क्यों बोलिए क्यों, क्योंकि देखिए इसको आप इधर उठा के लाइए, x टू द पावर x y टू द पावर y है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आ रहे हैं, इसको इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, ये x टू द पावर x, इसको इधर लेके आएंगे, इसको भी इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा KSP डिवाइडेड बाई x टू द पावर x y टू द पावर y। तो हमें क्या मिलेगा s टू द पावर x प्लस y, और हमें x प्लस y मतलब s निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई x प्लस y। ठीक है, तो अब आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया रहेगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम दिया रहेगा, तो हमसे क्या पूछेगा सॉल्युबिलिटी, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर हमें मान लीजिए सॉल्युबिलिटी दिया रहेगा तो हम क्या निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालेंगे। तो कोई भी एक याद रखने से दोनों हम निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए अब लिखेंगे कैसे ये देखते हैं। तो चलिए 1 to 1 टाइप साल्ट्स, जैसे ये आपका आ गया AB, तो जैसे पीछे किया था तो ये कितना हो गया S, ये भी कितना हो गया S। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना हो गया इसका, नो प्रॉब्लम, S इंटू एस मतलब S स्क्वायर, और हमें S निकालना है तो क्या लेंगे स्क्वायर रूट KSP। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया रहेगा तो क्या पूछेगा सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी दिया रहेगा तो क्या पूछेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक ना, फिर इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कंपेयर करने के लिए कहें, जैसे आपको मान लीजिए कोई भी ऊपर का एग्जांपल ले लेते हैं AgCl है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये दिया रहेगा AgCl का सॉल्युबिलिटी दिया है, तो आपसे कहेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो। तो अब आप फॉर्मूला बनाइए, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला, x की जगह पे क्या है कंपेयर करिए, तो इसको पीछे हमने क्या लिखा था ax b y, x की जगह पे क्या है 1, y की जगह पे क्या है 1, इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया 1 टू द पावर 1, 1 टू द पावर 1 और s टू द पावर 1 प्लस 1, मतलब सीधा सीधा s स्क्वायर। ये हमें मिल गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन में हमें सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी पूछेगा, सॉल्युबिलिटी दिया रहेगा तो क्या पूछेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो यहाँ से S लिखेंगे तो क्या आएगा, नो प्रॉब्लम, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसका पावर 1/2 और पावर 1/2 को हम क्या लिखते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, उसी तरह 1:2 टाइप हो या 2:1 टाइप हो, जैसे Ag2CO3 Ag2CrO4, ये नीट में क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी, PbCl2 CaF2, नो प्रॉब्लम। तो ये 1 होगा तो ये 2 होगा, जैसे पीछे लिखा था, ये S होगा तो ये 2S होगा, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यहाँ से लिख देंगे, तो ये S हो गया 2S की पावर 2 मतलब 4S3। या चलिए अब आपको मान लीजिए ये आपको ये वैल्यू ले लेता हूँ मैं CaF2, चलिए कंपेयर करिए इसको AxBy से, तो बोलिए x की जगह पे क्या आया 1, y की जगह पे क्या आया 2, आप फॉर्मूले में डाल दीजिए। ठीक है, तो क्या मिलेगा x टू द पावर x y टू द पावर y s टू द पावर 1 प्लस 2, मतलब ये कितना हो गया s टू द पावर 3, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये हमें मिल गया सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो ये आपको यहाँ लिखा हुआ है, तो चाहे आप यहाँ से निकालिए चाहे आप फॉर्मूले में रख के निकालिए। ठीक है, सॉल्युबिलिटी पूछेगा तो क्यूब रूट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स में दिया रहेगा, जो भी टाइप का दिया रहेगा उसका आप एक्सप्रेशन से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्टली फॉर्मूले में भी रख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये AlOH का होल है CrO3। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या करेंगे, नो प्रॉब्लम, AB3 पीछे पड़ा, A प्लस प्लस 3 माइनस, ये S होगा तो ये 3S होगा क्योंकि ये 3 मोल्स है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन लिख दीजिए, यहाँ से क्या लिखेंगे A3 नंबर ऑफ मोल्स 1 ही है, यहाँ में कितने हैं पावर 3 में आएगा ये वाला, ये S है और ये वैल्यू कितना है 3S, 3S का पावर 3, सॉल्व कर दीजिए 27S टू द पावर 4। ठीक है, फिर इसी को हम डायरेक्टली फॉर्मूले से अगर लिखते हैं तो x की जगह पे क्या था 1, तो 1 के पावर 1 बोलिए 3 के पावर 3 और s टू द पावर क्या आता 1 प्लस 3 मतलब
4, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखते हैं 1 + 3 मतलब कितना हो गया s टू द पावर 4, ये कितना हो गया 3 × 3 × 3 मतलब 27, ठीक है। तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी टाइप का दिया रहेगा नो प्रॉब्लम। चलिए एप्लीकेशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट, तो इनका एप्लीकेशन ये सिलेबस में लिखा हुआ है बीएससी वालों के लिए। तो सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आर डिस्कस बिलो। कैलकुलेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स, तो जो फॉर्मूला पढ़ते हैं जो हमारा न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सो नोइंग द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट एट एनी गिवन टेम्परेचर वी कैन वेरी इजीली कैलकुलेट इट्स सॉल्युबिलिटी। निकाल सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला, ठीक है, कि Sp = h टू द पावर x, y टू द पावर y, s टू द पावर x प्लस y। तो दोनों में से कोई एक हमें पता है तो हम दोनों में से कोई भी एक निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड, प्रेडिक्शन ऑफ आयनिक और प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, यस ये इंपॉर्टेंट है। जो पीछे मैंने क्राइटेरिया ऑफ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, तो बोलिए कब हमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मिलेगा। तो हमने 3 केस देखा था, जब आयनिक प्रोडक्ट सॉल्वेबिलिटी प्रोडक्ट से कम है तो अनसैचुरेटेड, बराबर है तो सैचुरेटेड, आयनिक प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो जब आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू इफ के आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तब हमें क्या मिलेगा प्रेसिपिटेशन, ठीक है। So when ionic product exceeds the solubility product, precipitation reaction takes place. Clear? ठीक है। थर्ड, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, वही जो हम प्रैक्टिकल बोलते हैं, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस इट इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। दो चीज का ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को और एक कॉमन आयन इफेक्ट को, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर गिवन, जैसे एस्टिमेशन ऑफ बेरियम एज बेरियम सल्फेट, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एज प्रेसिपिटेटिंग एजेंट इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ BaCl2, BaCl2 लेते हैं, उसके एक्वस सॉल्यूशन को उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, तो ये रिएक्शन होता है बेरियम सल्फेट का, व्हाइट प्रेसिपिटेट हमको मिल जाता है, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू प्रेसिपिटेशन ऑफ बेरियम सल्फेट, कब प्रेसिपिटेशन आएगा, व्हेन इट्स आयनिक प्रोडक्ट एक्सीड्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इन स्लाइट एक्सेस, थोड़ा सा ज्यादा डालते हैं टू इंश्योर कंप्लीट प्रेसिपिटेशन। लार्ज एक्सेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज हार्मफुल फॉर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ज्यादा नहीं जस्ट स्लाइटली एक्सेस। सिमिलरली एस्टिमेशन ऑफ सिल्वर एज सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड डालते हैं, सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट हमें मिलता है। ये तभी हमें मिलेगा सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेशन तभी होगा जब इसका आयनिक प्रोडक्ट क्या हो, इसके सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में ग्रुप जो अलग अलग सेपरेशन करते हैं, मिक्सचर जिसको बोलते हैं मिक्सचर एनालिसिस, तो वहां में इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब आ गई आपको न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। सो सम सॉल्व प्रॉब्लम्स, देखिए अब न्यूमेरिकल आप में इसका एक तो बेसिक पॉइंट्स है जो हमें यहाँ पे न्यूमेरिकल्स के लिए समझना होगा। पहला एक तो फॉर्मूला हो गया कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर हमें दिया है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया है, जैसे कोई मान लीजिए आपको Ksp की वैल्यू, तो ये फॉर्मूला हमारा हो गया x टू द पावर x, y टू द पावर y और x टू द पावर s प्लस y। अब इसमें आपको क्या है कि ये हमें कोफिशिएंट तो मिल जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम दिया रहेगा आपको, जैसे हमें सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर नहीं, ये सिल्वर होगा, सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड का मतलब क्या हो गया AgCl, ये टूटेगा तो हमें क्या देगा, बोलिए Ag प्लस प्लस Cl माइनस देगा। इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अब हम आंख बंद करके लिख सकते हैं, ये ना Ag प्लस इंटू Cl माइनस, क्लियर, ठीक है। अब आप चाहे यहां से सॉल्युबिलिटी लिखेंगे तो बोलिए क्या लिखेंगे, सॉल्युबिलिटी इक्वल टू, इसको S मान लिया तो S, इसको भी S मान लिया तो S मतलब S स्क्वायर, ठीक है। अब हमें सॉल्युबिलिटी देगा तो क्या पूछेगा, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट देगा तो क्या पूछेगा, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। या आप इसी चीज को डायरेक्ट यहाँ फॉर्मूले से भी रख सकते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, कि जब AgCl को हम कंपेयर करें AxBy से, तो बोलिए x की जगह पे क्या है, तो ये +1, इस पे भी -1, दोनों यूनिवैलेंट है ना, AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया सीधा सीधा, तो x की जगह पे क्या आ गया 1
y की जगह पे भी 1, फॉर्मूले में रख दीजिए 1 to the power 1, 1 to the power 1 मतलब x to the power 1, y to the power 1 और s to the power 1 plus 1 मतलब हो गया s स्क्वायर। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट फॉर्मूला क्या देगा, क्या हमसे पूछेगा। सेकेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, देखिए जब भी आप इस फॉर्मूले में s की वैल्यू को पुट करते हैं, ये याद रखना है कि s की वैल्यू एंट्री जब यहाँ में करेंगे तो वो हमेशा मोल पर लीटर में होना चाहिए। s की वैल्यू को हमें मोल पर लीटर में लेना है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में मोल पर लीटर दिया है तो नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे रख दीजिए, सॉल्व करिए, सॉल्विलिटी मिल जाएगा। या आपको सॉल्विलिटी, आपने सॉल्विलिटी प्रोडक्ट दिया है, सॉल्विलिटी निकाला, तो ये जो s की वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, मोल पर लीटर में आएगा। ठीक है, अगर मोल पर लीटर में नहीं दिया है तो आपको क्या देता है, ग्राम पर लीटर में देता है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने आपको ये बोला, फॉर्मूला रख दीजिए। उसके बाद क्या बोला, अगर मोल पर लीटर में नहीं है, सॉल्युबिलिटी को वैल्यू को जब भी हम यहाँ फॉर्मूले में इंसर्ट करेंगे इसकी एंट्री किसके फॉर्म में होगी, मोल पर लीटर के फॉर्म में ही होगी। या आप सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से अगर सॉल्युबिलिटी निकालते हैं तो वो भी किस में आएगा, मोल पर लीटर में आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में मोल पर लीटर नहीं दिया है तो किस में दिया रहेगा, ग्राम पर लीटर में दिया रहेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में है। ठीक है, तो हम जो s की ये जो वैल्यू दिया हुआ है इसको हम डायरेक्टली फॉर्मूले में नहीं डाल सकते हैं क्योंकि ये ग्राम पर लीटर में है। ठीक है, सारे गेटिंग माय पॉइंट। तो बस न्यूमेरिकल में यही करना है, ये जो हमें इसमें टेक्निकल इसका यही पॉइंट है। तो अब मोल को हमें ग्राम में या ग्राम को मोल में, क्वेश्चन में जनरली लिखा रहता है कि ग्राम पर मोल लीटर में निकालो या मोल पर लीटर में निकालो। ठीक ना, तो चलिए अगर मान लीजिए हमको सॉल्युबिलिटी किस में दिया है, मोल पर लीटर में दिया है, तो यहाँ से ग्राम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो हम ग्राम को मोल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे, मोलर मास ग्राम डिवाइडेड बाय मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये एक दूसरा फॉर्मूला यहाँ से हो गया। अगर सॉल्युबिलिटी आपको ग्राम पर लीटर में दिया है तो उसको आपको मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना है। या सॉल्युबिलिटी अगर आपको ग्राम पर लीटर में निकालना है तो क्या करेंगे, फॉर्मूले से जो आएगा मोल पर लीटर आएगा इनटू मोलर मास, ये एक तीसरा फॉर्मूला कह सकते हैं यहाँ के लिए। ठीक है, सो जब भी फॉर्मूले में हम सॉल्युबिलिटी रखेंगे मेक श्योर कि वो वैल्यू किस में होनी चाहिए, मोल पर लीटर। या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से आपको सॉल्युबिलिटी मिलेगा, निकालना है तो वो किस में आएगा, मोल पर लीटर में। अगर क्वेश्चन में हमें मोल पर लीटर दिया है तब तो कुछ नहीं करना है, पका पकाया है, नहीं दिया है तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आपको किस में देगा, ग्राम पर लीटर में देगा। तो ग्राम पर लीटर से मोल पर लीटर बनाने के लिए क्या करेंगे, ग्राम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, मतलब इन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, बस छोटा सा काम करना है। ग्राम पर लीटर में पूछेगा तो मोल से जो फॉर्मूले से आएगा उसको क्या करेंगे, हम मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए अब न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अब देखिए, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सिल्वर क्लोराइड, ये सिल्वर क्लोराइड मतलब हमें दिया हुआ है इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज दिस वन। तो देखिए ये सॉल्युबिलिटी दिया है लेकिन ये किसमें दिया, आपको ग्राम पर लीटर में दिया है। हम जल्दबाजी में देखते नहीं है, फॉर्मूले में डाल देते हैं, सॉल्व कर देते हैं, क्वेश्चन तो हमने करके आया, बट जब रिजल्ट आता है तो फिर, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है वो ग्राम पर लीटर में है। ठीक ना, इसको हमें मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बोलिए कैसे करेंगे। तो पहले हम किसका नाम है, AgCl, AgCl का मोलर मास निकालिए। सिल्वर का कितना होता है 108, क्लोरीन का होता है 35.5, मतलब आप ऐड करेंगे तो 143.5 ग्राम। क्लियर, अब ये वैल्यू जो आपको दिया है 0.00179 समथिंग जो भी दिया है डिवाइडेड बाय मोलर मास 143.5 ग्राम। अब ये जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को हम फॉर्मूले में पुट अप करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला तो अब मेरे हिसाब से आपको याद ही हो गया, 1:1 सिल्वर क्लोराइड
ठीक है, PbSO4 MgSO4 AB टाइप का है जो पीछे लिखा था। अब ये वैल्यू हमें कितना आएगा, जो आप यहाँ से लाएंगे उसका पावर 2 कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। ठीक है, सो ग्राम पर लीटर में अगर हमें दिया है सॉल्युबिलिटी, तो पहले हमें उसको क्या करना पड़ेगा, मोल पर लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, किससे, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा मोल पर लीटर। ठीक है ना, चलिए ठीक है, तो बस रख के सॉल्व कर देना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या मिलेगा बोलिए। ठीक है ना, पॉइंट समझ में आया। तो ग्राम पर लीटर है, मोल पर लीटर में कन्वर्ट करिए, डिवाइडिंग मोलर मास, जो वैल्यू आएगी फॉर्मूले में रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है, सॉल्व कर दिया, कितना आया, चलिए फटाक से सॉल्व करिए, क्या आएगा। ठीक है, चलिए तो ये मिल गया। तो ये मोलर मास ऑफ AgCl हमें पता है 108, 35.5, 143.5। ठीक है, ये मोलर मास निकाल दिया। सिल्वर क्लोराइड का ये हमें ग्राम पर लीटर में दिया था, ये मोलर मास से डिवाइड किया तो ये आ गया मोल पर लीटर। बाकी हमें पता है, फॉर्मूले में रख दिया, S² मिल गया। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट इसको देखिए। अब आपको यहाँ में क्या दिया, लेड सल्फेट दिया है, सॉल्युबिलिटी यहाँ भी दिया, ये ग्राम पर लीटर में है, तब तो हमें कुछ नहीं करना है इसके लिए। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी हमें दिया हुआ है, वो कितने है, ग्राम पर लीटर में 0.038 ग्राम पर लीटर। तो पता है आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसको मोलर मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मोल पर लीटर। और अब फॉर्मूले में रख दीजिए, तो बोलिए फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या आएगा, लेड +2 इंटू सल्फेट -2, मतलब ये भी S होगा, ये भी S होगा, तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या हो गया, S²। S की वैल्यू ग्राम पर लीटर है, मोलर मास से डिवाइड करेंगे बनेगा। ठीक है, क्लियर। तो बस मोलर मास से रख के डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। अगर ये मोल पर लीटर में लिखा होता तो फिर हमें मोलर मास से डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, तो ये मिल जाएगा। तो PbSO4 का मोलर मास निकालेंगे तो क्या आएगा, लेड का 207, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 4 × 16 303, डिवाइड कर लिया, ये मिल गया, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू आ गई, फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अगर ये मोल पर लीटर में लिखा होता है यहाँ पे, तो फिर हमें मोलर मास से डिवाइड करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, अब इसको देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, और नीट में यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है लास्ट ईयर भी और उसके पहले भी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ बेरियम सल्फेट इज गिवन, आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी इन 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो देखिए, अब इसमें क्या आपको बेरियम सल्फेट, तो यहाँ से ये आयोनाइज होगा तो ये क्या देगा, बेरियम प्लस सल्फेट 2- देगा। ठीक है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आप लिख दीजिए। मान लेते हैं कि इसमें इसका सॉल्युबिलिटी S है, ये भी कितना होगा, S होगा, नो डाउट, क्योंकि AB टाइप इलेक्ट्रोलाइट्स है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हो गया S²। क्लियर। आपको यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया हुआ है, हमको क्या पूछ रहा है, सॉल्युबिलिटी, तो यहाँ से फिलहाल आप सॉल्युबिलिटी निकाल लीजिए, तो स्क्वायर रूट ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कुछ मिल जाएगा। ठीक है ना, अब उसी की सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन में डीप किया। अब ये बेरियम क्लोराइड यहाँ से जब आयोनाइज होगा तो ये हमें क्या देगा, बेरियम +2 × Cl-। यहाँ भी बेरियम है, यहाँ भी बेरियम है, तो इसका कंसंट्रेशन हमें दिया है, जितना कंसंट्रेशन ये होगा उतना ये भी होगा, तो टोटल बेरियम आयन का सॉल्युबिलिटी कितना लेंगे हम, यहाँ पे दोनों ऐड हो जाएगा ना। ठीक है, तो टोटल बेरियम आयन सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा, S+C। ठीक है, क्लियर। तो इसमें जो आयन कॉमन होगा उसमें कोई एक मतलब कॉमन आयन देगा आपको, तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या करना है, दोनों इलेक्ट्रोलाइट से हमें
ऐड कर देना है। ठीक है, एक वैल्यू हमें दिया रहेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, तो वहां से हमें सॉल्युबिलिटी मिल जाएगा। क्लियर? जैसे ये, ठीक है। सो लेट एस बी दी सॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट इन दिस वन 0.1 मोलर बेरियम क्लोराइड। देखिए दोनों में कॉमन क्या है, बेरियम बेरियम। तो जो आयन कॉमन है उसके लिए हमें क्या करना है, उसकी सॉल्युबिलिटी वैल्यू को प्लस कर देना है। ये सॉल्युबिलिटी, ये इसमें दोनों में बेरियम कॉमन है। तो लेट टोटल बेरियम आयन कंसंट्रेशन कितना हो गया, एस प्लस सी। सल्फेट आयन कंसंट्रेशन तो वही रहेगा। अब बेरियम सल्फेट, बेरियम +2 प्लस सल्फेट आयन, क्योंकि सल्फेट तो यहाँ में कॉमन नहीं है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बेरियम आयन सल्फेट आयन रख दीजिए। ठीक है, कंसंट्रेशन आपको ये वैल्यू कहाँ से लिया, जो क्वेश्चन में हमें दिया रहेगा 0.1 मोलर लिख दिया। चलिए इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एस एस मतलब एस स्क्वायर प्लस 0.s। ठीक है, नाउ नेगलेक्टिंग एस स्क्वायर, जो हायर टर्म होता है जनरली हम उसको नेगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी वैल्यू कम होती है तो इसका स्क्वायर और भी कम होगा। ठीक है, जैसे सपोज मान लीजिए आपको कहीं यहाँ में एस स्क्वायर आ रहा है, एस क्यू आ रहा है, एस की पावर 3 आ रहा है, तो आप एस की पावर 3 को नेगलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो 0.1 एस ये हमें मिल गया, सॉल्युबिलिटी हमसे पूछ रहा था। ठीक है ना, तो जो आयन कॉमन होगा उस वो दोनों सॉल्युबिलिटी वैल्यू को हमें प्लस कर देना है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया रहेगा तो वहां से सॉल्युबिलिटी मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्प्रिंगली सॉल्युबल साल्ट Ag2CrO4H दिया हुआ है। मोलर सॉल्युबिलिटी आपसे पूछ रहा है। ये तो जस्ट 1:2 या 2:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट्स है। 2:1, देखिए 2:1 रख दिया, सॉल्व कर दिया, सीधा सीधा क्वेश्चन है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया था, सॉल्युबिलिटी पूछ रहा है। देखिए आपको यहाँ लिखा भी है मोलर सॉल्युबिलिटी, मतलब किसमें लाना है, मोल पर लीटर। अगर यही आपको क्वेश्चन में यहाँ में सॉल्युबिलिटी पूछा होता, बट किसमें पूछा होता, ग्राम पर लीटर में, तो इसको हम क्या करते हैं, ग्राम पर लीटर में बनाते। कैसे बनाते, एक मल्टीप्लाइंग इट्स मोलर मास, इसके मोलर मास से हम मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तो हमें मिल जाता सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिया है। सॉल्युबिलिटी ऑफ Sp2H3 इन वाटर इज गिवन, व्हाट विल बी इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब सॉल्युबिलिटी किसमें दिया है, मोल पर लीटर में दिया है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब फॉर्मूले में रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दिया है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन ग्राम्स पर लीटर। यहाँ आपको लिखा हुआ है सॉल्युबिलिटी किसमें निकालना है, ग्राम पर लीटर में निकालना है। इस फॉर्मूले से जो आप निकालेंगे वो किसमें आएगा, मोल पर लीटर में आएगा। तो जो मैंने अभी जस्ट पीछे आपको हिंट्स दिया था। ठीक है, मोल पर लीटर में आएगा, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिल जाएगा, ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2X3 इन प्योर वाटर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज गिवन। यहाँ नहीं लिखा है, सिर्फ सॉल्युबिलिटी लिखा है, मतलब मोल पर लीटर। ठीक है, कैलकुलेट द मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ निकेल हाइड्रोक्साइड इन 0.1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए आगे आपको क्वेश्चन ये जो पीछे एग्जांपल किया था, बेरियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड वाला, दोनों में कॉमन क्या है, OH आयन। यहाँ से सॉल्युबिलिटी अगर S मानेंगे तो यहाँ से क्या मानेंगे, C। ये वैल्यू आपको दिया हुआ है। ठीक है, OH आयन की सॉल्युबिलिटी तो रख के फॉर्मूले में जैसे पीछे एग्जांपल किया। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ लेड आयोडाइड इज गिवन, कैलकुलेट इट्स मोलर सॉल्युबिलिटी इन, ये अभी अब इन दोनों में कॉमन क्या है, आयोडाइड आयोडाइड। ठीक है, तो जो पीछे एग्जांपल किया है, एग्जांपल नंबर 3, यहाँ से आपको ये दोनों क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आ जाएगा। आंसर भी आपको दिया हुआ है तो आप इसको सॉल्व करिए, क्या आपका आंसर आ रहा है इसको रिपोर्ट करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए आज का सेशन सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सो नेक्स्ट सेशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके जब आएंगे तो आप वहां में देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि नीट में भी आता है, जेईई मेंस में भी क्वेश्चन है। लास्ट ईयर को पहले आपको कंटिन्यूसली ये यहाँ से क्वेश्चन आया था नीट में। बीएससी वाले स्टूडेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आता है आरजी एग्जाम में, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11 वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो लोग पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट कंजर्वेटिव फॉरेस्ट का या फिर आप पीजीटी केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, तो आपको
क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, जो आपका आंसर आ रहा है उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको क्वेश्चन ये मिला, इसका आंसर आया नहीं आया। अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए